हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 31 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, करंट अफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना इम्पॉर्टेंट इसको पढ़ना है उतना ही इम्पॉर्टेंट इसको रिविजन करना भी है। सो विद दिस नोट लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़, दैट इज़ पाकिस्तान प्लेन सीज्ड। येस, आई थॉट टू बिगिन विद ए फनी न्यूज़, राइट? क्योंकि फन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाइल यू आर लर्निंग। तो फन पार्ट ये है, पाकिस्तान का जो प्लेन, देखो यहाँ पे हमें समझने वाली बात भी है। कोई भी एयरपोर्ट, जैसे इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट होता है ना, वो किसके अंडर में आता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो वो पूरा जो एयरपोर्ट का एरिया है वो किसका प्रॉपर्टी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी का प्लेन लैंड कर रहा है, लेट्स से इंडिगो, लेट्स से विस्टारा, लेट्स से एयर इंडिया, तो ये किसी और के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है फॉर देयर सर्विस। देखो ये, अब आप ये सोचोगे कि सर ये प्लेन है, ये बिना एयरपोर्ट का कैसे लॉन्च कैसे लैंड या टेक ऑफ करेगा? दैट इज़ फाइन। लेकिन ये कुछ समय के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रॉपर्टी को तो यूज़ कर रहा है फॉर गिविंग इट सर्विस, फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस कंपनीज को कुछ चार्ज करती हैं फॉर लैंडिंग, फॉर टेक ऑफ। अगर प्लेन पार्क्ड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में, एंड ऑब्वियसली वहीं पे होता है। हमने गो फर्स्ट के केस में देखा ना, गो फर्स्ट जो NCLT के साथ अभी कुछ दिन पहले इंसॉल्वेंसी फाइल किया है, उसमें गो फर्स्ट ने ये बताया है कि प्रैट एंड विटिनी से इंजन ना मिलने के चलते, इंजन के पार्ट्स ना मिलने के चलते उनके बहुत सारे प्लेन ग्राउंडेड है, एंड उन्हें लीज एग्रीमेंट के तहत 1600 करोड़ पे करना पड़ता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑन ए ईयरली बेसिस। तो मतलब पार्किंग का भी चार्ज कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो, मैं आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि आप इस चीज़ को समझो कि कैसे काम करता है। अब मैं आता हूँ इस न्यूज़ में। तो हुआ ये कि पाकिस्तान एयरलाइंस का ये प्लेन जब कुलालंपुर मतलब मलेशिया में लैंड किया, तो अब क्योंकि मलेशियन एयरपोर्ट को जो पैसा पाकिस्तान एयरलाइन से मिलना चाहिए था वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने टाइम पे नहीं दिया, जिस वजह से मतलब वहाँ की जो अथॉरिटी है, जैसे इंडिया का एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे ही मलेशिया का भी कोई रेगुलेटर होगा, राइट? या कोई मतलब रेगुलेटर हम बोल नहीं सकते, बट कुछ तो कंपनी होगा लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो लोगों ने कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, मलेशियन कोर्ट से, एंड उन्होंने क्या किया, इस प्लेन को जब्त कर लिया कि भैया आप हमें पैसा दो तभी हम आपका प्लेन छोड़ेंगे। और फनी पार्ट ये है कि पाकिस्तान का ये प्लेन जब्त होने पे पाकिस्तान हैड टू सेंड अनदर प्लेन टू गेट ऑल द ग्राउंडेड पैसेंजर इन दी मलेशियन लैंड, राइट? तो ये पैसा, ये प्लेन वो तभी छोड़ेंगे जब वो पैसा वो पूरा देंगे, एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट इज़ हैपनिंग। इससे पहले भी मलेशिया में सेम इंसिडेंट हो चुका है, राइट? लेकिन ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हमने इस चीज़ को समझा। हमने एक गो फर्स्ट के एग्जाम्पल के तहत ये भी समझा कि लीज एग्रीमेंट भी कैसे काम होता है। विद दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 41% ऑफ द सेंटर्स फेम टू स्कीम टारगेट मेट सो फार। देखो, फेम टू स्कीम क्या है? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लॉन्च किया गया था, राइट? तो इसमें क्या हुआ, जो टारगेट था 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, और थ्री व्हीलर का कितना था? 5 लाख। फोर व्हीलर का कितना था? 55,000। और ई बस का कितना था? 7090, 7090। लेकिन अगर आप टारगेट देखोगे, ये था टारगेट, लेकिन अगर आप देखोगे अचीव्ड, तो देखो बहुत कम है। ये सारा चीज़ क्या है? अचीव्ड है। तो ये टोटल कितना है? 41% अचीव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 8,596 करोड़, 8,596 करोड़ का जो फंड एलोकेशन हुआ था, उसका सिर्फ 4,295 करोड़ ही यूज़ हो पाया, विच इज़ रफली अराउंड 5% और लेस देन 50%। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे ये स्कीम में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसके बावजूद भी वाई दिस स्कीम इज़ नॉट बिकमिंग सो सक्सेस,
राइट, देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम। तो अब इसको गवर्नमेंट फाइंड करने में जुटी है एंड गवर्नमेंट देख रही है कि कैसे इस टारगेट को मेट किया जाए। प्रोबेबली इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन ट्विक इट एज वेल। तो अब क्योंकि हम बैक टू बेसिक्स, हम एक बार बेसिक्स भी समझ लेते हैं कि फेम 1 और फेम 2 स्कीम है क्या। देखो, जो फेम 1 स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में, ये फंक्शनल था 31 मार्च 2019 में। अभी फेज़ 2 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ आफ्टर फेज़ 1 एंड ये 31 मार्च 2022 तक कंटिन्यू करता, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया टिल 31 मार्च 2024। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 8,000 करोड़ का टारगेट क्या है, 8,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जो हमने देखा लास्ट स्लाइड में, वो टारगेट है 31 मार्च 2024। मतलब ये जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसी का बचा हुआ है कुछ 10 महीने का आसपास, बाकी मेट करना है। फेज़ 1 ये 5 पिलर्स पे फोकस था: डिमांड क्रिएशन, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और द गवर्नमेंट। अच्छा, ये ना 4 पॉइंट ही है, ये 5वां डोंट कंसिडर दिस। द गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड 427 चार्जिंग स्टेशन ड्यूरिंग फेज़ 1। तो फेज़ 1 में गवर्नमेंट ने कितना चार्जिंग स्टेशन? 427 किया। The government allocated 895 crore to cover the operation of phase 1. Here nearly 2.8 lakh electric vehicles were supported with an amount of 359 crore. ठीक है, कितना? 359 करोड़ पे इसको किया गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अब फेम 2 के बारे में। देखो, फेम 2 का टारगेट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है ये 10 लाख रजिस्टर्ड विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ 20,000 ईच, जो सब्सिडी अमाउंट है। क्योंकि देखो ये आपको पूछ सकता है, किसमें? आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। 35,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर विद एन एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ 15 लाख विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ 1.5 लाख ईच। हाइब्रिड 4 व्हीलर को कितना मिलेगा? 13,000 से 20,000 के बीच में इंसेंटिव मिलेगा, जिसका प्राइस 15 लाख के आसपास है। एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ 15 लाख, इसके ऊपर तो जीएसटी लग के वो बहुत ज़्यादा होता है। ई रिक्शा 5 लाख ई रिक्शा ईच कैन अवेल 50,000 एज इंसेंटिव। ई बसेस 8,000 बसेस को दिया जाएगा, जिसका एक्स फैक्ट्री प्राइस 2 करोड़ होगा, उसको 50 लाख ईच दिया जाएगा। राइट, तो ये था फेम 2 स्कीम्स का डिटेल्स। पढ़ते हैं आगे, और बाकी डिटेल्स आपको पढ़ना है तो आप ऑब्वियसली हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम डॉक्यूमेंट है उससे आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। देखो, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग बायजूस वैल्यूएशन। राइट, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बायजूस इंडिया का एक टाइम पे बहुत बड़ा वैल्यूड स्टार्टअप है, इवन टुडे एज वेल। राइट, तो इसके बायजूस के एक जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक, ये यूएस का एसेट मैनेजर, मतलब एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इन्होंने बायजूस के वैल्यूएशन को कम कर दिया है। तो बायजूस का वैल्यूएशन कम कितना हुआ है? तो देखो, इट इज़ नॉट बायजूस अलोन जिसका वैल्यूएशन कम हुआ है। अगर मैं करंट न्यूज़ की बात करूँ तो वो ब्लैक रॉक ने क्या किया है, पहले ये 22 बिलियन पे वैल्यू करता था, आज के दिन में ये सिर्फ 8.4 बिलियन पे वैल्यू करता है। मतलब बहुत बड़ा, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स रिडक्शन हुआ है वैल्यूएशन में। अगर बाकी सारे इंडियन स्टार्टअप्स की आप बात करो तो ऑलमोस्ट सब में ही कम हुआ है। आप देखो, स्विगी, बैरोन कैपिटल ने इसको अभी 6.5 में कर दिया है 10.7 से। वैसे ही इन्वेस्को ने 10.7 से स्विगी को 5.5 में कर दिया है। ओला 7.4 से 4.8 में कर दिया है। फार्म इजी को 5.6 से 4.4 कर दिया है। मीशो को 4.9 से 4.4 कर दिया है। पाइन लैब्स को $5 बिलियन कंपनी से 3.1 बिलियन कंपनी कर दिया है। इल्टेडियोस को 3.2 से 2.9 कर दिया है। राइट, सो दिस इज़ द लेटेस्ट वैल्यूएशन कट फॉर द ऑल इंडियन स्टार्टअप। मेजॉरिटी अब देखो बड़े इंडियन स्टार्टअप पे हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका असर बाकी स्टार्टअप्स पे भी पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में वो है फ्रेंच रेलवे मेजर एल्स्टॉम। देखो, आपको कुछ दिन पहले याद होगा, हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि जो स्टील का वंदे भारत एक्सप्रेस है, राइट, उसका जो टेंडर है वो किसी और को मिला है। राइट, तो अब ये, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने वो न्यूज़ से शुरू किया। अब
ये जो न्यूज़ आप पढ़ोगे ये एल्युमिनियम रेक होगा वंदे भारत ट्रेन सेट का, जिसका वैल्यू टोटल जो ऑर्डर साइज है वो 30,000 करोड़ है। एंड फ्रेंच कंपनी है एक एल्स्टॉम, इन्होंने इसके मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस कितना टोटल 100 ये बिड को जीत लिया है 30,000 करोड़ का। इसमें से क्या होगा 17,000 करोड़ कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, बाकी का जो अमाउंट है वो 35 साल के बीच में उसको पे किया जाएगा, बिकॉज 35 ईयर्स इज द मेंटेनेंस पीरियड दैट दे हैव टेकन अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपको ध्यान में देना है, राइट। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अच्छा ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रशियाज ट्रांसमोल्डिंग, ठीक है, ये कंपनी है, और RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, तो ये दोनों कंपनी का जो जॉइंट कंसोर्टियम है उन्होंने जीता था ये 200 स्टेनलेस स्टील वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए। तो जो 200 स्टेनलेस स्टील के वंदे भारत है उसको ये दो कंपनी मिलके बनाएगी, बट जो 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको फ्रेंच मेजर एल्स्टॉम बनाएगी, राइट। तो ये दोनों नाम आपको याद करना है, बिकॉज इंटरचेंज करके आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आंसर करने में, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में वो है RBI का एनुअल रिपोर्ट। देखो RBI के एनुअल रिपोर्ट पे ये आया कि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता है इट इज़ नाउ 14x मोर देन व्हाट वी वर डूइंग। प्रीवियस ईयर में हम सिर्फ $2.2 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज के समय हम $31.02 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाला बात है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में वो है अगेन RBI एनुअल रिपोर्ट से इशुएंस ऑफ CD। तो RBI यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, RBI का जो एनुअल रिपोर्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशुएंस बाय बैंक सोड टू 6.73 ट्रिलियन इन 22-23 फ्रॉम 2.3 ट्रिलियन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो देखो इसके पीछे एक रीज़न है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बिकॉज तभी हमको वो रीज़न अच्छे से समझ में आएगा। तो बैक टू बेसिक्स बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंस आप समझो कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। कमर्शियल पेपर को कौन इश्यू कर सकता है? कॉरपोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, बैंक लेंडिंग करता है, लेकिन जब इकोनॉमी में रेपो रेट हाई है तो मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है? हाई होता है। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक के लिए हाई होता है तब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लुक्रेटिव लगता है, राइट। तो तब बैंक क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बैंक एंजॉय करती है। एंड ये बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, मिनिमम 7 दिन, एंड 7 दिन के लिए भी कर सकती है, राइट। सो दिस वाज द न्यूज़। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर IPF एंड ISF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एंड इन्वेस्टर सर्विस फंड। तो देखो सेबी ने बोला है कि सारे स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज क्या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को एस्टेबलाइज करना मैंडेटरी कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया है सेबी ने कि ये एक सेपरेट ट्रस्ट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, राइट। अब ये जो ट्रस्ट है इसमें कौन लोग रहेंगे? इसमें 5 ट्रस्टी रहेगा। कौन? 3 पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इन्वेस्टर एसोसिएशन, and a chief regulatory officer or compliance officer, and a maximum tenure of a trustee excluding the chief regulatory officer or compliance officer would be 5 years। तो ऐसे करके 5 लोग रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पैसा आएगा कहाँ से, राइट। अब तो फंड बन गया, ट्रस्टी बन गया, लेकिन सवाल ये है पैसा कहाँ से आएगा। The regulator said that the stock exchange will have to contribute 1% of the listing fee received every quarter and entire interest earned on the security deposit kept by the issuer company at the time of offering of securities for subscription to the public and penalty collected by the exchanges for trading members। ये पूरा पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा और लिस्टिंग फ़ी का 1% डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ पे? ये फंड में। अच्छा, अभी IPF के कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन में डिपॉजिटरीज को क्या बोला गया?
नहीं, डिपॉजिटरीज के आईपीएफ के लिए क्या बोला गया, दे हैव टू कंट्रीब्यूट 5% ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम डिपॉजिटरीज ऑपरेशन फ्रॉम एवरी ईयर। मतलब जो एनएसडीएल है और जो सीएसडीएल है ये 5% अपने प्रॉफिट का कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो पूरा फाइन है एंड पेनल्टी है रिकॉर्ड फ्रॉम द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड अदर यूजर्स इंक्लूडिंग द इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम आईपीएफ, ये पूरा पैसा कहाँ जमा हो जाएगा, फंड में जमा हो जाएगा। और ये फंड को यूज़ किस लिए किया जाएगा, टू पे इंटरिम रिलीफ टू इन्वेस्टर, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा वहाँ पे, एंड प्रोमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन, एजुकेशन में भी जो खर्च होगा वो खर्च इसी फंड से किया जाएगा। फिर आगे सेबी ने कहा कि हाफ ईयरली रिव्यू कौन करेगा, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज इसको रिव्यू करेंगे, ये देखने के लिए कि जो भी गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के थ्रू सारा चीज़ मेंटेन्ड है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी भरपाई करेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स सर्विस फंड, स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना है, विल हैज टू सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ द लिस्टिंग फी रिसीव्ड बाय द आईएसएफ फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इन्वेस्टिंग पब्लिक। 20% लिस्टिंग फी का यहाँ जमा करना होगा। ISF will be issued for the purpose of promotion of investors education and investors awareness program, and the cost of training क्या होगा, 50% of the corpus should be spent in tier 2 and tier 3 cities। सिर्फ tier 1 में करने से नहीं होगा, जो 50% फंड है वो tier 2 tier 3 cities में जो promotion of education या investors awareness जो प्रोग्राम है वो सारा tier 2 tier 3 में 50% खर्चा करना होगा, ठीक है। और ये जो गाइडलाइन है ये कब फोर्स में आएगा, 29 जून को फोर्स में आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें से कुछ भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। तो आपको याद होगा 17 मई 2023 को गवर्नमेंट ने बताया था बट नोटिफाई नहीं किया था। अभी आज के दिन में एग्जैक्ट सेम थिंग गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, बिकॉज जो यूनियन कैबिनेट है उससे अप्रूवल मिल गया है। जो PLI स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर है उसका डिटेल्स ये है कि अब इसको कितना बजटरी आउटले कितना है इसमें, 70,000 करोड़। तो एक ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और सिंपल सा बात है, PLI का मतलब ये है कि इंडिया में कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए एक इंसेंटिव दिया जाएगा। सो इट इज़ लाइक अट्रैक्टिंग देम टूवर्ड्स इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, राइट। तो PLI का मतलब यही है। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू लीड ए टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3.35 लाख करोड़। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है इसमें, 2430 करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल लीड टू जनरेशन ऑफ 75,000 एडिशनल डायरेक्ट जॉब्स, राइट, ऐसा हो सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसका। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। तो देखो एक बस आपको नाम याद रखना है, ये जो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है ये किसको मिला, RINL को मिला। ये प्रेस्टिजियस ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है अंडर द सेफ्टी एक्सेलेंस कैटेगरी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव द वर्क प्लेस सेफ्टी इन द ईयर 22-23। ये आपको ध्यान देना है, किसको मिला, RINL। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.